यस, हम आ गए हैं अगेन क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास 10th। सब्जेक्ट है आपका पॉल साइंस, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही मीडियम्स में। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम, प्लस इसके साथ व्हाट वी आर कवरिंग द नोट्स। हम यहाँ नोट्स भी कवर करने वाले हैं। सो आई अगेन रिपीट, हम इसके साथ और क्या क्या कवर करेंगे बेटा? हम करेंगे इसके साथ नोट्स। बट हाँ, नोट्स इस बार हमारे पास इंग्लिश मीडियम में है। मैं इसके बाद जो पीडीएफ होगा उसमें मैं अटैच कर दूंगी हिंदी मीडियम वाले नोट्स। वैसे तो समझ में आ जाएंगे, साथ साथ में मार्क करवाऊंगी, बट फिर भी आई अटैच्ड विद दिस द हिंदी मीडियम नोट्स, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के नोट्स इसमें साथ साथ कवर कर रही हूँ। ठीक है, और ग्रुप पे भी अपलोड हो गए हैं नोट्स। लास्ट वाला जो चैप्टर था डेवलपमेंट, जो हमने पढ़ लिया था चैनल पे और रिकॉर्डेड में भी, और ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, उसके भी नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं। चलिए, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट हमें समझने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम हर तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी, देन आई ट्रांसलेट इट इन द इंग्लिश, फिर हम इंग्लिश में करेंगे, एंड देन वी गो विद द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ द नोट्स। हम नोट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, और हिंदी में इसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। ऐसा लग रहा है ना कि कोई पॉलिटिकल वर्ड्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही शब्द है, हम लोकतंत्र पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसे कहा जाता है सत्ता की साझेदारी, और इंग्लिश में से क्या कहा जाता है? पावर शेयरिंग। ओवरव्यू तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ओवरव्यू जस्ट एक कहानी है, इसका भी ओवरव्यू नहीं पढ़ेंगे। परिचय हटाओ। हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका से, एंड हेयर इज द नोट्स पावर शेयरिंग। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ नोट से क्या होता है, फिर हम हिंदी पढ़ के इंग्लिश करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी? क्या अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं आपके मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के? उसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। डेमोक्रेसी एंड नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग इन डन इन द डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म्स में हमारी डेमोक्रेसी और उसकी जरूरतें पावर शेयरिंग की देखने को मिलती हैं, जैसे उसके ऑर्गन्स पर, उसके लेवल पर, उसके सोशल ग्रुप्स पर, या फिर उसकी पॉलिटिकल पार्टीज पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स में। अलग अलग ऑर्गन्स में हमें कैसे देखने को मिलेगी? जस्ट लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट इज अ हॉरिजोंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये कैसा है? हॉरिजोंटल है। नन ऑफ द ऑर्गन हैज अनलिमिटेड पावर। किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, मतलब सबके पास क्या है? लिमिटेड पावर है या फिर इक्वल पावर है। ऑर्गन हैज आर प्लेस्ड, डिफरेंट ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। सबके लेवल्स क्या है? सेम है। और इसी से ही हमें क्या देखने को मिलता है? बैलेंस ऑफ पावर, जस्ट लाइक द यूएस एंड द इंडिया। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल, अगर हम अलग अलग लेवल्स की बात करें तो इट इज द नेशनल, स्टेट एंड द लोकल लेवल। जैसे कि हम हमारी कहां पर देखते हैं पावर डिवीजन? यूएस और इंडिया में। और ये क्या है हमारा? वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन है। मतलब एक तो हमारा ऐसे है और एक हमारा ऐसे, एक हमारा हॉरिजॉन्टल है और एक हमारा वर्टिकल है। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स के अंदर कैसे देखने को मिलेगा? पावर शेयरिंग इज अमंग रिलीजियस, ये रिलीजियस हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के ग्रुप्स के बेसिस पर, जैसे कि कम्युनिटी कहां पर देखने को मिलेगी हमें? बेल्जियम में। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर रिजर्वेशन का भी हमें सिस्टम देखने को मिलेगा। दिस सिस्टम इज यूज टू गिव माइनॉरिटीज कम्युनिटी, यहाँ पर माइनॉरिटीज कम्युनिटी को हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे फेयर, सही तरीके से पावर का शेयर होना चाहिए। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में कैसे देखने को मिलती है? सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स, अलग अलग तरीके के कंटेंडर्स
चूज कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज होती है, ठीक है, में डिफरेंट कम टुगेदर, जब वो साथ में आती हैं तो उनकी वो चीजें आइडियोलॉजीज मतलब जो विचारधारा है वो क्या होती है, अलग होती है। एंड फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, और क्या बनाती है वो, कोलिशन गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हाल फिलहाल इंडिया में चल रही है एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय द नरेंद्र मोदी। समझ में आया? तो ये आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको यहां से कवर कराया। समझ आया? ये पूरा इसका आंसर है, इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखना है। अब हम आते हैं थोड़ा हिंदी की तरफ। चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं, अब इसे मार्क करना है क्योंकि ये पूछते हैं बेल्जियम के फीचर्स और श्रीलंका के फीचर्स। चलिए इसे मार्क करते जाइए हिंदी मीडियम वाले। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा के क्षेत्रफल से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लेम्बर्सबर्ग से लगती हैं। कहां कहां इसकी बाउंड्री लाइन है वो देखनी है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। समझे? 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी। कितनी है? आधी। ठीक है, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट जटिल है। जातीय बुनावट क्या है? जातीय मतलब यहाँ पर आपको कम्युनिटी कैसी देखने को मिलेगी? कॉम्प्लेक्स, बड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, देश की कुल आबादी कितनी है? 59% हिस्सा फिल्मिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। ये है भैया मुद्दा, ये पूछते हैं, ये सीबीएसई का फेवरेट हॉट क्वेश्चन है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, यहां से पूछते हैं लैंग्वेज। ठीक है, हाँ, मतलब ये बता रहे हैं कि 59% लोग फिल्मिश इलाके में रहते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। मतलब ऐसे समझो कि एक जगह है, वहां पर एक हिस्सा है फिल्मिश, वहां पर लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। ऐसे समझो। ठीक है, 40% लोग वोलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। समझ आया? शेष फीसदी लोग जर्मन बोलते हैं। बचे हुए लोग क्या बोलते हैं? जर्मन। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आई अगेन रिपीट, इसे कहीं पर भी कैसे भी लिखो, पॉइंटर बनाओ, जैसे मर्जी करो, पर इसे याद करो, करना ही है। राजधानी ब्रुसेल्स। क्या है राजधानी? ब्रुसेल्स के 80% लोग भी क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। समझ आया? ये अभी हमने किसका देखा है जी? बेल्जियम का। किसका देखा है? बेल्जियम का। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा कौन सी चीजें क्या क्या बोलते हैं। सब इसमें लिखा तो है। हाँ, जो इसकी कैपिटल है ब्रूसेल्स, वहां पे 80% है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक फ्रेंची भाषा लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। अल्पसंख्यक मतलब होता है बेटा कम संख्या में रहने वाले लोग। जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं वो ज्यादा समृद्ध मतलब ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं रादर देन द दूसरे लोगों से, अगर मैं बात करूं तो। समझ रहे हो? बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषा के लोग, इन डच भाषा के लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी क्योंकि वो एज यूजुअल वो कम डेवलप्ड है ना। ठीक है, इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि अब एक जो है वो डच बोल रहा है, एक फ्रेंच बोल रहा है, पर जो कम संख्या में है वो ज्यादा पावरफुल है और एक क्या है? कम पावरफुल है। ठीक है, इन दोनों समुदायों के टकराव से सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। इन दोनों का ही इफेक्ट हमें कहां देखने को मिला? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ठीक है,
यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग, अब देखो यहाँ पे समस्या क्या है, अगर आपसे प्रॉब्लम पूछे व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो क्या है, डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि में कमजोर थे। किसके अकॉर्डिंग? अल्पमत के, मतलब जो कम है। ठीक है, अब पता लगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो जी क्या हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक है, जो कम संख्या में है, उनके पास क्या है, ज्यादा पावरफुल है, और जो ज्यादा संख्या में है उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कलेश तो होना ही है। ठीक है, आइए इस स्थिति की तुलना एक देश से और करें। अब यहाँ पर अब कंपैरिजन किसका करा जा रहा है जी? श्रीलंका का। ये पूरा हिस्सा बेल्जियम से है जो मैंने मार्क करा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम किससे करेंगे? श्रीलंका। ठीक है, चलिए आइए अब श्रीलंका देखते हैं। श्रीलंका को मैं यहाँ पे ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, इसकी तुलना एक देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्रीलंका कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु के पास है। इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़, यानी हरियाणा के बराबर। कितनी है? हरियाणा के बराबर। अरे यार ये ना कंट्रोल जेड करो, वापस ऐसे हो गया। एक सेकंड रुको बेटा, इस पे डबल टैप हो गया, सॉरी। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी, बराबर। ठीक है, दक्षिण, सॉरी, तो हम क्या आते हैं? श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय। द्वीप मतलब क्या होता है? आइलैंड। तो आइलैंड के चारों तरफ क्या होगा बेटा? पानी पानी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं श्रीलंका के चारों तरफ क्या है? पानी है। ठीक है, तो श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, लगभग लगभग हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में एक श्रीलंका की आबादी में कई जातियों के समूह रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिला, वैसे ही हमें यहाँ पर श्रीलंका में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी अलग अलग लैंग्वेज के लोग या अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। समझ आया? ठीक है, सबसे प्रमुख समूह, अब यहां से कहानी चालू होती है। सबसे प्रमुख समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है, 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कितनी है? 18। ठीक है, तमिल भी 2 समूहों में विभाजित है। तमिल भी कितने समूहों में है? 2 समूहों में विभाजित है। पहला श्रीलंका के मूल तमिल जो 13% है। ठीक है, और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन में बगानों के काम करने के लिए भारत के लोगों के थ्रू आए थे, जिसे हम लोगों, भारत के लोगों की संतान कहते हैं। तो मतलब बेसिकली श्रीलंका में 2 तरीके के तमिल्स रहते हैं, एक तो जो वहीं पर पैदा हुए वो, और एक जो लोग माइग्रेट होकर आए। समझ आया? ठीक है, मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषा लोग बौद्ध हैं, मतलब बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म को अपना रखा है। जबकि तमिल लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान भी। कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान कौन से वाले? जो माइग्रेट होकर आए, वो बुद्ध वाले। अभी पता लगेगा, देखो। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और और सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं में बोलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मिक्स बोलते हैं, वो 7% है। अभी नंबर्स का खेल समझ नहीं आ रहा ना? अभी आएगा। कैसे आएगा ये कहानी? देखो इसमें पता है अभी हमें क्या पता लग रहा है। अभी मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ाती हूँ, अभी मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जरा आप सोचिए ऐसी स्थिति में लोगों का क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। ठीक है, इससे उनके बीच लड़ाई बढ़ सकती है। संभवतः इससे देश बढ़ जाएगा ना। ब्रूसेल्स दोनों पक्षों में अपना दबाव दोनों तरफ से ठोकता है। ठीक है, श्रीलंका में सिंगल की आबादी बहुमत में ज्यादा है, पर वहां के मुल्क के लोग मनमानी अपनी चला सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये सिर्फ एक
क्वेश्चन मार्क इन्होंने यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है इस, हाँ, कि अब तो इन्होंने ना हमें एक एक छोटी छोटी हिस्ट्री बता दी है कि देखो बेल्जियम के अंदर ये सिनेरियो है, इतने कम लोग हैं और ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, और इतने ज्यादा लोग हैं ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसे श्रीलंका में इतने लोग हैं ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, इतने लोग हैं ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, जबकि कैपिटल्स में अलग ही कहानी चल रही है इन दोनों की, है ना। तो अब हमें क्या देखने को मिलता है जी, अब हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पावर में है और जो कम संख्या में है, या जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास ज्यादा संख्या है, वो कैसे अपनी बात एक दूसरे से बनवाते हैं, या फिर कैसे अपनी बातों को एक दूसरे पर थोपते हैं, या थोप पाएंगे या नहीं थोप पाएंगे। समझ रहे हो। तो यहाँ कहानी ये चल रही है, जो पहले ये दो पेजेस मैंने आपको मार्क कराए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस मतलब बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है टीचर्स के, बहुत फेवरेट, तो ये करने ही है। चलो अब मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कितना छोटा है जी, हरियाणा से। इट हैज बॉर्डर, कहाँ कहाँ का बॉर्डर है जी, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इट हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। तकरीबन तकरीबन कितना है, हाफ है हरियाणा से, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है द एथनिक कॉम्पोजिशन, जो उनकी कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, छोटी है पर कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, मैंने कहा था ना कॉम्प्लेक्स है। वन ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 59%। अब देखो मैं यहाँ पे बॉक्स में एक बॉक्स बनाती हूँ, आप साइड में लिख लो, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बेल्जियम, ठीक है, आप लोग को भी लिखना है। अब हम देखेंगे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 59%, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन 59% है, जो कहां रह रही है, फ्लेमिश रीजन में। कहां रह रही है, फ्लेमिश, लिव इन फ्लेमिश, REGI 1, फ्लेमिश रीजन। और क्या बोलती है बेटा जी, स्पीक, अरे यार हो जाओ ना, SPEAK, स्पीक डच, DUTCH, स्पीक डच। समझ आया, ठीक है। अब हमारे पास आइए नेक्स्ट, 40% ऑफ पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, वोलेनिया रीजन में, ठीक है। हम अदर रीजन डाल के अदर में डालते हैं वोलेनिया, WALLONI है, वोलेनिया रीजन, ठीक है। यहाँ क्या है, 40% पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। 40% पॉपुलेशन वोलेनिया रीजन में रह रही है, ठीक है। और जो क्या बोलती है बेटा, स्पीक फ्रेंच। आप लोग इसे बनाएंगे फ्रेंच, ठीक है। समझ में आया, हाँ जी, है क्यों नहीं है। और 1% क्या है, बेल्गेरियंस है, जो क्या बोलते हैं, जर्मन। अब हम देखेंगे बेल्गेनियन रीजन, जी, अयो, ये क्या है, 1%, कहाँ गया 1%, ये क्या बोलते हैं, जर्मन, ठीक है, जर्मन, ठीक है। और बाकी इन द कैपिटल सिटी, कैपिटल क्या है जी, कैपिटल क्या है मेरा बेटा, ब्रूसल्स, कैपिटल है। कैपिटल्स में क्या बोलते हैं बताइए, स्पीक, बताइए, 80% फ्रेंच, ठीक है। यस, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, देखिए एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अब आ गए ना। कैपिटल है इसकी ब्रूसेल्स, जहां पर स्पीक कितना, 80% फ्रेंच, ठीक है। और 20% डच, DU
TCH। अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसी से ही पढ़ेंगे। आप ऐसा कुछ सिनेरियो अपने पास बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा रीजन जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है बेल्जियम का, लुक एट दिस वैभव, चेक करो इधर, आपको देखो ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, गुड। तो अभी आप ऐसे देखोगे, इसी ये इंपॉर्टेंट क्रक्स है इस पूरे का। ठीक है, यहां से मैं इसे इरेज कर देती हूँ। चलिए, ये पूरा टॉपिक इसमें कवर्ड हो गया। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए 59% पॉपुलेशन कहाँ रहती है बेटा, फ्लेमिश रीजन में, जो कि डच बोल रही है। 40% जो लोग हैं वो वोलिनियर रीजन में रह रहे हैं, जो कि फ्रेंच बोल रहे हैं। रिमेनिंग जो बचे हुए हैं 1% लोग वो बेल्गेलियन जगह में रहते हैं, जर्मन बोल रहे हैं। कैपिटल में, कैपिटल क्या है, ब्रूसल्स, जहां पर 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, बाकी 20% लोग क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन हुए, फ्रेंच स्पीकिंग। माइनॉरिटीज कौन है बेटा, फ्रेंच बोलने वाले लोग। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। माइनॉरिटीज हैं आपके फ्रेंच बोलने वाले, जो कि अमीर है और क्या है, पावरफुल है। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट। वहां पर उनको इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिले, एंड एजुकेशनल, और बाद में एजुकेशन में जो है वो भी देखने को मिले, एजुकेशन बेनिफिट। दिस लीड, इससे हमें क्या देखने को मिला, टेंशन। ये क्या था, एक टेंशन था बिटवीन डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन 1950 एंड 1960s। मतलब 1950 और 60s के बीच में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डच लोगों के बोलने वालों के बीच में और फ्रेंच लोगों के बोलने वालों के बीच में। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूरेट इन द ब्रूसल्स। ब्रूसल्स में भी हमें ये देखने को मिला, ब्रूसल्स रिप्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। वहां पे एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिली। वो क्या प्रॉब्लम थी, डच स्पीकिंग मेजोरिटी में था, और बाकी कैपिटल वाले किस में थे जी, बताओ, माइनॉरिटीज में। देखो लिखा है ना, डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी, ठीक है, बट माइनॉरिटीज हैज अ कैपिटल। तो हम क्या कह सकते हैं, जो डच वाले लोग हैं ये किस में है बेटा, मेजोरिटी में है। हाँ, मैं इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिख देती हूँ। माइनॉरिटीज, यहाँ पे मैं बस डाल रही हूँ माइनॉरिटीज, नहीं नहीं, मेजोरिटी लिखती हूँ पहले मैं, ताकि ऊपर खत्म हो जाएगा, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, देखिए अब मैंने इसको इसके सामने बना भी दिया है। तो बेसिकली फ्रेंच क्या है, नहीं, हाँ फ्रेंच जो है आपका माइनॉरिटीज है, डच क्या है आपका मेजोरिटी। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, सॉरी, मैं पहले ठीक कर दी थी। माइनॉरिटीज, मेजोरिटी लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ खत्म हो गया। अब हम इसको एक और कंट्री से कंपेयर करेंगे, विच इज द श्रीलंका। ये हमने पूरा अभी तक क्या कवर करा है बेटा, बेल्जियम। लेट अस कंपेयर। अब मैं इसके लिए वापस ब्लू कलर ले रही हूँ। ठीक है, लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन अनदर कंट्रीज which is the Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation which has few kilometer of the southern coast of the Tamil Nadu. Tamil Nadu के कुछ ही दूरी पर है। It has about 2 crore पीपल, इनके इसके पास कम से कम 2 करोड़ लोग हैं, जो कि आपके सेम है कैसे, हरियाणा में। लाइक द अदर नोशन, जैसे कि दूसरी कंट्रीज है इन द साउथ एशिया रीजन, जैसे साउथ एशिया रीजन में श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, उसके पास डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप, जो सोशल ग्रुप्स कौन से हैं, वो सिंहला स्पीकर हैं। कौन है, सिंहला स्पीकर्स हैं, जो कितने हैं, 74%। मैं यहाँ पर श्रीलंका का भी बना रही हूँ। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंहला, इसको करो SING, नहीं, सिहाला। सिहाला कितने बोल रहे हैं जी, 74%। ठीक है, और तमिल स्पीकर कितने हैं, तमिल कितने हैं जी, 18%। और अब इन्होंने तमिल्स को भी 2 तरीकों में
बांट दिया है, जो कि एक होंगे आपके नेटिव और एक होंगे उनके ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब हम इन्होंने क्या करा है। ठीक है, 74% ये रहा। तमिल नेटिव्स, तमिल अमंग द देर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल्स के अंदर भी कितने सब ग्रुप्स हो चुके हैं बेटा? 2 सब ग्रुप हो चुके हैं। तमिल नेटिव कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन। उनको श्रीलंकन कहा जाने लगा, श्रीलंकन तमिल्स, जो कितने हैं? 13%। बाकी रेस्ट कौन से हैं? इंडियन तमिल्स हैं। कौन से हैं बेटा? इंडियन तमिल। इंडियन तमिल क्यों? क्योंकि उसमें दोनों मिक्स है। ठीक है, as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the northeast of the country. North and east से आपको देखने को मिल रहा है। Most Singla speaking peoples are Buddhist. Singla कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं बेटा? बुद्धिस्ट बोलते हैं। while दूसरे वाले कौन से हैं? हिंदू और मुस्लिम है। और 7% लोग कौन है जी? क्रिश्चियन है। 7% कौन है? क्रिश्चियन है। हु बोथ, जो कि तमिल और सिंहल दोनों ही बोलते हैं। तो यहां पर मैं एक और लिख देती हूं कि 7% आर द क्रिश्चियन। कौन है ये? 7%। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे सवाल उठता है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। अगर ऐसा हो तो अभी आप क्या देख सकते हो? इन द बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ द न्यूमरिक मेजोरिटी। वो नंबर में ज्यादा होने का फायदा उठा सकते हैं। एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और उनको फोर्स कर सकते हैं अपनी मनमानी चीजों के लिए। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट। यही जो है एक कन्फ्लिक्ट को पैदा करता है। दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन। और यहाँ पर हमें दोनों ही जगहों पर क्या देखने को मिलेगा? पार्टीशन देखने को मिलेगा। बोथ साइड्स काम कंट्रोल ओवर द ब्रूसल्स। इन श्रीलंका में देखोगे सिंगला कम्युनिटी इंजॉयड अ वेरी बिगर मेजोरिटी, जहां पे ज्यादा मेजोरिटी देखने को मिलेगी। कुड इम्पोज इट विल ऑन द इंटायर कंट्री। जहां पर आप देखोगे सबसे ज्यादा वही देखने को मिलेगा। क्या होगा कि अगर इन दोनों के बीच में, मैंने वही बताया कि मेजोरिटी वाले जो लोग हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या करेंगे, या फिर माइनॉरिटी वाले अपनी बात मनवाएंगे या उन पर अपनी बातों को थोपेंगे। अब ये देखने वाली बात है, हम यहाँ ये देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। कैसे श्रीलंका के अंदर मेजोरिटेरिज्म देखने को मिलेगा। फिर हम बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक एक करके कंपेयर करें। पूरे चैप्टर में यही 2 चीजें चलेंगी, बट कंपैरिजन चलेगा। आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर ऐसे ही बेस्ड है। ठीक है, अब हम आते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो मैंने आपको बताया, मेजोरिटेरिज्म इन द श्रीलंका। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहां गया? What was the, देखिए, What was the geographical and ethnic composition of Belgium? जो मैंने अभी बताया वही सब कुछ यहाँ पे बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में पूछ रहे हैं। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉलर देन द हरियाणा जस्ट लाइक। और इसकी बाउंड्रीज कौन सी है? नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मन। 1 करोड़ से भी कम आबादी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर फ्लेमिश जो बोलने वाले लोग यहाँ पे डाटा वेरी कर रहे हैं, आप डाटा वेरी देख लेना। ठीक है, ये है 59% लोग फ्लेमिश। यहाँ पर डाटा वेरी कर रहा है। डाटा आप वही वाला उठाना जो आपकी बुक में, जो मैंने बना रखा है, जो मैंने बनाया है डाटा वही उठाना। और बाकी अगर बुक वेरी कर रही है तो बुक का जो डाटा है वैसे तो यही रहेगा। ठीक है, सबकी बुक्स में यही है। फिर भी अगर किसी का डाटा ऊपर नीचे होता है, 1% भी होता है, तो आप इसी तरीके से चार्ट बनाएंगे और इसी तरीके से लिखेंगे। मैं अब ये नहीं बता रही हूं क्योंकि ये डाटा वेरी कर रहा है। ठीक है, बेल्जियम में बेसिकली 3 ग्रुप्स हैं, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, जो मैंने पीछे बता दिया। अब इनके डाटा को आप इनके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, वैसे तो आई थिंक ये सब कुछ सेम ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे टोटल पॉपुलेशन 59 है, जो क्या बोल रही है? डच बोल रही है। तो 59% लोग क्या बोल रहे हैं? डच स्पीकिंग। डाटा सेम है। फ्रेंच वाले लोग कितने बोल रहे हैं जी? देखिए, फ्रेंच वाले लोग 40% है, तो फ्रेंच वाले लोग भी ठीक है, फ्रेंच ठीक बोल रहे हैं। जर्मन वाले 1% है, तो ये डाटा ठीक है। ब्रूसल्स क्या है? कैपिटल है, जो 2 ग्रुप्स में बढ़ गया है, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग। 80% और 20%, बिल्कुल ठीक बना रखा है इन्होंने, यहीं से कैरी फॉरवर्ड करना। बेल्जियम इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। यहाँ पर भी हमें अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस देखने को मिल रही है, जहां पर डच क्या है आपका मेजोरिटी में है, और कैपिटल्स जो है बाकी सारी फ्रेंच वाली जो किसमें? माइनॉरिटी में। जो मैंने
पीछे लिख भी दिया है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ टेंशन इन द बेल्जियम, बेल्जियम में मेन कॉज क्या है टेंशन का, अभी मैंने इसमें बताया और वही पूछ भी रहे और ये आता भी है। द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यही है। माइनॉरिटीज सॉरी जो माइनॉरिटीज है जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो पावरफुल है, कम संख्या में जो लोग हैं वो क्या है, पावरफुल है। बट डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट्स, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको बेनिफिट्स मिल रखा है किस चीज का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और बाद में जाके एजुकेशन डेवलपमेंट का भी। तो यही एक सबसे बड़ा कारण बना 1915 और 1950s और 60s में उन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। अब इसकी अकोमोडेशन हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब पहले आ जाओ, डिस्क्राइब द जोग्राफिकल एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। अब हम जोग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट फॉर फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट, कौन सा है, तमिलनाडु। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन, अभी एथनिक मतलब होता है बेसिकली हम इसे कैसे बांट सकते हैं, 2 मेजर सोशल ग्रुप्स है, सिंगला के स्पीकर्स और तमिल स्पीकर। सिंगला 74% बोल रहे हैं, तमिल कितने बोल रहे हैं बेटा, 18% बोल रहे हैं। और तमिल को भी इन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया है, एक है श्रीलंकन तमिल जो 13% है और एक है इंडियन तमिल जो कितने हैं 5% है। उसके अलावा यहाँ पर 7% कौन बोल रहा है, क्रिश्चियंस है, ठीक है, जो कि दोनों मिक्स्ड बोलते हैं। श्रीलंकन तमिल्स आर द नेटिव श्रीलंकन तमिल्स कौन से हैं, जो नेटिव है, ठीक है। इंडियन तमिल्स फोर फादर, इंडियन तमिल्स कौन है, जिनके दादा परदादा पूर्वज जो है वो यहाँ पर आए होंगे एज एन प्लांटेशन वर्कर या कॉलोनिकल पीरियड में, आप कुछ भी समझ सकते हो। श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ रहते हैं, श्रीलंका के ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ में, हम कह सकते नॉर्थ वाले हिस्से में और ईस्ट वाले हिस्से में। सिंगला क्या बोलते हैं बेटा, बुद्धिस्ट बोलते हैं, और जबकि तमिल्स कौन है, हिंदू और मुस्लिम है। ये मैंने आपको यहाँ से श्रीलंका बता दिया। और 7% कौन है, क्रिश्चियंस है, ठीक है। वेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, कब होगा श्रीलंका इंडिपेंडेंट और उसमें क्या कम्युनिटी, अब ये वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब हमें ये पढ़ना है फिर इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, सन 1948 में श्रीलंका स्वराष्ट्र बना। हमारे आजाद होने के 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ, तो ये याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं, मैं इसको येलो कलर से मार्क करती जा रही हूँ। श्रीलंका ब्लू से था ना, हाँ श्रीलंका ब्लू से, ठीक है। 48 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा, मतलब जो सिंगली भाषा में थे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम हायर अथॉरिटी में आए। इस वजह से लोकतंत्र रूप से निर्वाचित सरकार सिंगली समुदायों को प्रभावित कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कदम उठाए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बट देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये बोलना चाह रहे हैं कि सिंगली भाषा में जो भी समुदाय के लोग रहते थे, जब हम 1948 में सिंगल देश जो श्रीलंका का वो आजाद हुआ, ठीक है, श्रीलंका जब आजाद हुआ तो सिंगली कम्युनिटी थी, उसने पूरी कोशिश करी कि वो क्या करेगा बेटा, पावर में आए, और इसलिए उसने पूरी पूरी कोशिश करी कि वो सभी को अपने प्रभाव दिखा करके अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को रूल करे या रन करे। हाँ ठीक है, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनारा करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब यहां से मुद्दा आता है कलेश का कि क्यों दिक्कतें हो रही थी, है ना। तो यह इन्होंने क्या काम करा, 1956 के अंदर एक कानून बनाया गया और तमिल वाले लोगों को हटा करके सिंगल को क्या बना दिया गया, राजभाषा बना दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण का बढ़ावा देगी, क्योंकि सिंगली बौद्ध को ज्यादा फेवर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा उठता है कि 1956 के कानून में क्या था, ये पूछते हैं, ठीक है। तो क्या था 1956 के कानून में, आप ये सब बताओगे, ठीक है। एक एक करके नई सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल को नाराजगी और शासन को लेकर उनपे
बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सरकार, राजनीतिक पार्टी उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। किन्हें लगा ये? तमिलों को लगा। ये क्या है? बेसिकली इफेक्ट है कि उनको उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, बस सिर्फ सिंगली के लिए कर। हाँ, ये क्या है आपका? इफेक्ट है। क्योंकि जब कानून बना दिए गए तो क्या लगा तमिलों को कि उनको नजरअंदाज करा जा रहा है और उनको हटाने या खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें, यही है ना, सरकार की नीतियां, ये यहां से नीचे का हिस्सा, सॉरी, उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। वही मैं बता रही हूँ कि उन्हें उनके अधिकार नहीं लेने दे रही है। ठीक है। और नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। परिणाम ये हुआ कि सिंगली और तमिलों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट थे, जो बहस थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। तो बेसिकली इफेक्ट क्या रहा 1956 के कानून का? 1956 के कानून क्या रहे पहले वो बताओगे? अगर क्वेश्चन आता है फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा तो कोई रहा ही नहीं। अगर अच्छा रहा होता तो हम पढ़ क्यों रहे होते? कॉमन सेंस लगाओ ना। तो बेसिकली कंफ्लिक्ट क्या था कि 1956 के अंदर तमिल वालों को दरकिनारा कर करके और सिंगलों को प्रमोट करा गया। वहां पर बुद्धिज्म को ज्यादा देखा गया और सिंगली को एक राजभाषा बना दिया गया और सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में भी सिंगलियों को ज्यादा प्रमोट करा गया और तमिलों को दरकिनारा कर दिया गया। पर हमें क्या देखने को मिला इसका इफेक्ट कि सिंगली वालों को ऐसा लगने लगा, मतलब तमिल वालों को ऐसा लगने लगा कि सिंगली वाले हमें ऑपरेस्ड कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, हमारे राजनीतिक अधिकार खत्म कर रहे हैं, हमें संवैधानिक तौर पर भी राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, नौकरी में सारे फायदे और सारे विश्वविद्यालयों में सरकारी चीजों में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें अनदेखा किया जा रहा है। और इसी के बीच इन दोनों समुदाय, इनके तमिल और सिंगली समुदायों के बीच में जो मतभेद थे वो बढ़ते चले गए। मतलब कंफ्लिक्ट क्या हो गए? बढ़ गए। समझ आया इतना? ठीक है। श्रीलंका में अपनी श्रीलंका में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई तमिलों ने और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हिस्सा हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिल की आबादी को लेकर इनके इलाके में स्वतंत्रता की मांग को लगातार नकारा गया क्योंकि उनकी आबादी क्या थी बेटा? कम थी। ठीक है। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग उठाई गई और इसको लेकर उन्होंने क्या बनाए? संगठन भी बनाए। कि वो लोग तो चाह रहे थे ना कि अब तुम नहीं दे रहे तो हम तो अपने हिसाब से लेंगे ना। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराहट का रूप लिया। टकराव किस में बदल गया? गृह युद्ध में। किसमें? गृह युद्ध में। परिमाणता गृह युद्ध हुआ। अभी देखो क्या गृह युद्ध हुआ। परिमाण स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके थे। मतलब इन बिटवीन कंट्री वॉर। ठीक है। हाँ, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी मतलब रेफ्यूजी। रेफ्यूजी एक जगह से जो आए हूं, मतलब माइग्रेट होकर जो लोग आते हैं यार। ठीक है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। इससे भी कई गुना ज्यादा लोग लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। वहां गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन पर काफी परेशानियां पैदा हुई और यह गृह युद्ध कब अंत हुआ? 2009 में अंत हुआ। ठीक है। मतलब कब खत्म हुआ वो चीजें देखनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं इंग्लिश में मेजोरिटेरिज्म इन द श्रीलंका। ठीक है। Again, Sri Lanka emerged as independent
कंट्री इन 1948 में आजाद हुआ. द लीडर्स ऑफ श्रीलंका ऑफ सिंघाला कम्युनिटी साउट आउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी. वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरा आजाद होते के साथ ही वो क्या करना चाहते थे, पूरे श्रीलंका पे अपना कब्जा तो नहीं कहेंगे, डोमिनेंस अपना एक सरकार का दिखाना चाहते थे. एज अ रिजल्ट क्या निकला, डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट किसकी देखने को हमें मिली, सिंगला सुप्रीमेसी की देखने को मिली. अब 1956 का एक्ट पूछा जाता है. व्हाट मैं लिख रही हूं यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द 1956 एक्ट. तो क्या था 1956 का एक्ट, ये पूछा जाता है. ये रहा पूरा एक्ट, ये पूरा एक्ट है, ये इसका आंसर है. ठीक है. वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज. जहां पर उसे क्या बोल दिया गया बेटा कि ये क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. डिसरिगार्डिंग द तमिल, तमिल्स को क्या लगा, हमें क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं. द गवर्नमेंट फॉलोड द प्रोफेशनल पॉलिसीज फेवर द सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटीज पोजिशन एंड द गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट भी अब सिंगला को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या देने लग गई थी बेटा, सिंगला को प्रायोरिटी देने लग गई थी. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड द स्टेट शेल प्रोटेक्टेड द फॉस्टर बुद्धिज्म. और स्टेट भी कहीं ना कहीं, हर तरीके का स्टेट जो श्रीलंका में हमें देखने को मिला, वो किसको प्रमोट कर रहा था, सिंगला को. अगर आप मैप भी देखोगे तो मैप के अंदर जितना भी सारा येलो पोर्शन है वो सारा क्या है बेटा, आपका सिंगलीज का है. ठीक है. ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द ग्रेजुअल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, सभी एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल. सभी को ऐसा क्या लग रहा था कि श्रीलंकन तमिल्स को क्या कर दिया गया है, बेघर टाइप का कर दिया गया है. तो यहाँ क्या देखने को मिला, इम्पैक्ट ऑफ 1956 एक्ट पूछा जाए तो क्या होगा, ये पूरा पैराग्राफ उसी पर है. ठीक है. They felt none of the मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीज्ड बाय द बुद्धिस्ट. उनको क्या लगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसके थ्रू चल रही हैं बेटा, बुद्धिस्ट के थ्रू चल रही हैं. ठीक है. सिंगला लीडर्स जो थे वो ही सब चीजों को रन आउट कर रहे हैं, लैंग्वेज और कल्चर को भी. दे फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. की उनकी सारी जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं उन सबको क्या करा जा रहा है, डिनाई करा जा रहा है. गवर्नमेंट ने ऐसे संविधान और ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं, किनको लग रहा था, ये तमिल्स को लग रहा था. ठीक है. डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम द गेटिंग जॉब्स. उनके साथ जॉब्स में और बेटर अपॉर्चुनिटीज में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके इंटरेस्ट को क्या किया जा रहा है, बेसिकली इग्नोर किया जा रहा है. ठीक है. एज द रिजल्ट इनके बीच में, सिंगला और तमिल्स कम्युनिटी के बीच में क्या हुआ, जो कम्युनिटीज के बीच में जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, आप समझो कि बहस या कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन और ज्यादा बढ़ती चली गई. ठीक है. द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी, इसीलिए श्रीलंकन तमिल ने क्या करा, अपनी पार्टी लॉन्च करी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, ताकि तमिल्स को क्या मिल सके, रिकॉग्नाइजेशन मिल सके. और उन्होंने अपनी लैंग्वेज क्या रखी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखी बेटा, तमिल रखी. ठीक है. और इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सिक्योरिंग जॉब्स के लिए उन्होंने अपनी ये बेसिक डिमांड्स को दिखाया. बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय, क्योंकि हम देखते हैं सबसे कम कम जगहों पर हमें क्या देखने को मिले, तमिल्स देखने को मिले. ठीक है. कम जगहों पे कौन थे, तमिल थे. ज्यादा जगह पे कौन था, सिंगलीस थे. तो क्या सिंगलीस तमिल की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना. तो वही हुआ, तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड, गलत लिख रखा है, वॉज लिख रखा है, तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड. तमिल्स को क्या करा गया, बार बार क्या करा गया बेटा, डिनाई करा गया. बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम. उनको एक अलग से फॉर्मली क्या दिया गया, एक स्टेट दिया गया नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में. दिस डिस्ट्रस्ट बोलने में नहीं आ रहा, डिस्ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट, रस्ट नहीं है यार, रस्ट तो जंग होता है. अरे मतलब बेसिकली उनका भरोसा टूटा, ये वाला कहानी है. द डिस्ट्रस्ट
बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, जो किस में बदल गया, वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट में बदल गया, और बाद में किस में बदल गया, सिविल वॉर में बदल गया। बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिलीज से हाथ धोना पड़ा, जॉब से हाथ धोना पड़ा, और बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कंट्री छोड़ दी एज अ रेफ्यूजी, मेनी लॉस फॉर देयर लिवलीहुड, उनको अपना घर बार संपत्ति छोड़नी पड़ी। द सिविल वॉर हैज अ टेरेबल सेटबैक, ये बहुत बड़ा टेरेबली मतलब एक खौफनाक सेटबैक था कि सिविल वॉर हुई है दो जातियों के बीच में, दैट इज द सिंघली और तमिल्स। ठीक है, और ये इस वॉर के चलते क्या क्या नुकसान हुआ, ये अभी हमने नुकसान तो देखा ही है, पर और ज्यादा सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ भी खराब हुई। और ये वॉर कब एंड होती है बेटा, 2009 में। क्या 80 से 1980 कहाँ गया भाई, स्टार्ट तो हुई थी। स्टार्ट कहाँ हुई बेटा, ये तो एक्ट पास हुआ ना, 1956 का एक्ट पास हुआ, उसके बाद उन्हें ये सब चीजें फील होती चली गई, उसके बाद हम देखते हैं। एक ग्लॉसरी यहाँ पे, मेजोरिटिज्म क्या होता है, ये आता है, पूछा जाता है, तो ये देख लो। आ मेजोरिटिज्म दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, जो कंट्री में रूल करती है, व्हाट इन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, जैसा वो करना चाहती है, बट डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज की इच्छाओं को और नीड्स को तहस नहस करते हुए, इग्नोर मारते हुए। ये बताया मैंने, आप समझ में आया। अब हम देखेंगे बेल्जियम की बेल्जियम की समझदारी। बेसिकली अभी हमने क्या देखा, श्रीलंका में चीजें क्या हुई, खराब। अब हम बेल्जियम की समझदारी देखेंगे, बेल्जियम ने चीजों को कैसे मैनेज करा या कैसे हैंडल करा। तो अभी हमें क्या पता लगा, श्रीलंका में तो सब चीजें क्या हो गई, बेकार हो गई। अब हम देखते हैं जरा आओ नोट्स के ऊपर। व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, हाउ डिड श्रीलंका या हाउ डिड सिंहला कम्युनिटी स्पीक सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट एंड वाई, कैसे देखा, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या नई पॉलिसीज थी। अभी मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन था एक्ट वाला, वही है ये। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948, सिंगला कम्युनिटी वॉज मेजोरिटी कम्युनिटी, वो ज्यादा थी, उनके लीडर ज्यादा सिक्योर डोमिनेंस उन्होंने रख रखा था। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटिज्म, उन्होंने मेजोरिटिज्म की पॉलिसीज को अडॉप्ट करा। इन 1956 में एक एक्ट पास करा गया जहां पे सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट करके तमिल्स को क्या कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया। गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल पॉलिसीज जो है वो फेवर करी, किसके फेवर में थी, सिंगला एप्लीकेंट्स के लिए, जो यूनिवर्सिटीज में पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स को अच्छे से दिखा रही थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया जहां पे किसको प्रमोट करा गया ज्यादा बेटा, बुद्धिज्म को प्रमोट करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज थी, मैंने अभी बताया क्या पॉलिसीज हुई, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, और लास्ट में हम क्या देखते हैं, सिविल वॉर। ठीक है, या क्या कंडीशंस थी सिविल वॉर होने के श्रीलंका में। द गवर्नमेंट मेजर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ अ लिशन अमंग द श्रीलंकन, की गवर्नमेंट जो है वो जनरली उनकी फीलिंग ऑफ एलिवेशन को क्या कर रही थी, बर्बाद, मतलब बेसिकली उन्हें दरकिनारा नजरअंदाज कर रही थी, किनको, तमिल्स को। कौन कर रहे थे, सिंगली भाषा के लोग कर रहे थे। ठीक है, दे फेल्ट नन ऑफ द मेजोरिटी या फिर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय बुद्धिस्ट सिंगला लीडर्स वर सेंसिटिव देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, उनको ये फील हो रहा था कि तमिल वालों के लैंग्वेज या कल्चर के लिए जो सिंगला पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो बुद्धिस्ट लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे फील दैट, उनको ये फील हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर रही है, डिनाइड कर रहे हैं। दे ऑल्सो फील दैट देयर वर बिगिन डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से अब चीजें क्या हो गई हैं, जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज में उनके इंटरेस्ट को क्या करा जा रहा है, इग्नोर करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। श्रीलंका तमिल्स ने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करी, तमिल्स को उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, एक खुद के डिमांड करी रीजनल ऑटोनॉमी की, हम भी यहाँ पर रहते हैं, हमें भी अपना कुछ हिस्सा चाहिए। उन्होंने डिमांड करा कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए जॉब्स में और
हर एक चीज में, पर उनकी डिमांड को रिपीटेडली क्या करा जा रहा था बेटा, डिनाई करा जा रहा था। इसी के चलते हम देखते हैं 1980 से सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, और तमिल एलम एक स्टेट उनको दे दिया जाता है नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में। और डिस्ट्रस्ट का मुद्दा हम देखते हुए चारों तरफ देखते हैं, और जल्दी ही हमें क्या देखने को मिलती है, सिविल वॉर। what was the what were the result of civil war in श्रीलंका? श्रीलंका में सिविल वॉर की क्या इफेक्ट रहे? ये जो क्वेश्चंस इसमें दे रहे हैं ना, या जो क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ करा रही हूँ इसके, ये इंपॉर्टेंट है, और इनके आंसर्स ऐसे ही लिखने हैं जैसे इन्होंने लिख रखे हैं इसमें, ठीक है। दिस रिजल्ट इफेक्ट, क्या उसके इफेक्ट निकले देखो। थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स, बहुत सारी फैमिलीज को क्या करा गया बेटा, फोर्स करा गया कि कंट्रीज को छोड़ दे एज अ रिफ्यूजी। बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया। और टेरिबली हम क्या देखते हैं, सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ क्या हो गई, बर्बाद हो गई। समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब यहां पर लास्ट है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। अब हम किसका देखेंगे, पहले बेल्जियम का देखते हैं, ठीक है। बेल्जियम में क्या देखने को मिला, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला करा। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करा। उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, जैसा श्रीलंका में सिविल वॉर हुई है, क्या हम वैसा यहाँ पर देख सकते हैं, देख पाएंगे, बताओ? हो सकता है, ठीक है, पर फिर तो सिविल वॉर हो जाएगी ना, फिर उससे नुकसान होगा। पहले ही करना पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने इसके अलावा कुछ और रास्ते अपनाने की कोशिश करी। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1970 वाले और 1993 में कितने संशोधन हुए, और बेसिकली उन संशोधन में क्या था कि सभी जातियों के लोगों को ये एहसास ना हो कि हमारी चीजों को नहीं देख रहे हैं या हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सॉरी, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी, तथा कोई और ऐसा देश नहीं कर पाया। बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के बॉक्स में देखिए कुछ निम्नलिखित मुख्य बातें। बेसिकली वो क्या लेके आए, बेल्जियम मॉडल क्या लेके आए बेटा? बेल्जियम मॉडल। अब क्वेश्चन ये उठता है, बेल्जियम मॉडल क्या है, पूछा जाएगा ये। अब पहले देख लो गृह युद्ध क्या होता है, ठीक है। गृह युद्ध क्या होता है, किसी मुल्क में सरकार के विरोधी समूह हिंसक लड़ाई का रूप ऐसा ले लेते हैं जो युद्ध सा लगे। बेसिकली ऐसा युद्ध जो विद इन अ कंट्री हो, अंदर ही अंदर हाँ अंदर ही अंदर हो, पर ऐसा लगता है कि युद्ध हो रहा है पर युद्ध नहीं होता। एक टाइम लड़ाई ऐसा बड़ा, ऐसी बड़ी वाली बड़े लेवल पे लड़ाई हो रही है, हाँ ऐसा समझ सकते हैं। तो बेसिकली बेल्जियम का मॉडल क्या था, अब हम बेल्जियम के मॉडल को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एक एक पॉइंटर। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। पहला इन्होंने क्या निकाला जी, कि जो भी सेंटर में लैंग्वेज होगी वो फ्रेंच और डच दोनों के नंबर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब दोनों के, हाँ जैसे अब मान लो अगर हम लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, बेल्जियम में रह रहे हैं, अगर मैं डच बोल रही हूँ आप फ्रेंच बोल रहे हो, तो तुम अगर मेरे नंबर्स के जो मंत्री हैं 50 हैं, तो तुम्हारे भी यहाँ पे क्या होंगे, 50 होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। कुछ विशेष कानून तब बन सकता है जब दोनों भाषा के समूह संसद के बहुमत के पक्ष में हो, और फिर हम उसके ऊपर कोई एक तरफा फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोनों की मिलीजुली बात यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। समझ में आया जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे? हाँ, इस प्रकार दोनों समुदायों, ऐसा नहीं होगा ना कि अगर मेरा आपको ऐसा लगेगा कि एक, हाँ अलग एक तरफा नहीं लगेगा फिर किसी को, ठीक है। केंद्र सरकार में देखो, मैं यहाँ पे साथ साथ मार्क करवाती जा रही हूँ, ठीक है। केंद्र का मतलब हमेशा सेंटर होता है बेटा, ठीक है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों पर सदुपयोग
कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। मतलब उनको बोल दिया गया कि आप सभी शक्तियों के लिए हम पर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ आपके पास भी रहेंगी। ठीक है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। ब्रुसेल्स क्या है बेटा, कैपिटल है, तो ब्रुसेल्स में क्या चलेगी, अलग सरकार है। और नहीं, गवर्नमेंट में उनकी अलग सरकार बना दी ना, फिर कलेश नहीं होगा, तभी तो बोल रहा हूँ 4 प्रावधान करेगा। समझ आया, अलग सरकार है और इनमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब दोनों ही लोग क्या है, डच भी और फ्रेंच वाले भी इक्वल हैं। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषा के लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। अब वही चीज है, उन्होंने उसको इस वाले लेवल को जो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर इक्वल इक्वल रखेंगे, केंद्र सरकार में डच भी 50 होंगे तो फ्रेंच भी 50 होंगे, तो ब्रुसेल्स की सरकार में भी ये बात इक्वल साबित होगी कि हम भी यहाँ पर क्या रखेंगे, इक्वल ही रखेंगे कैपिटल के अंदर, क्योंकि ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी। समझ रहे हो ना, कलेश का। हाँ, मतलब जैसे श्रीलंका में हुआ वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अब दोनों को ही इक्वल राइट्स दे दिए। हाँ, नहीं देखो ना, अभी केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरा स्तर भी यहाँ काम करता है, यानी सामुदायिक सरकार। इसके अलावा इन्होंने किसको छोड़ दिया, समुदाय की कम्युनिटी गवर्नमेंट को इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया। इस सरकार का चुनाव एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे जहां भी रहे वो जा सकते हैं, या इस समुदाय को सरकार चुनते हैं, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मतलब डच, फ्रेंच और जर्मन वाली जो है वो उनकी मर्जी है, वो किसी भी जगह पर जा सकते हैं। मतलब इन्होंने अब ये लोगों पे छोड़ दिया। हाँ, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इन्होंने ये वाला सिनेरियो रखा, और उनको ये भी बोलते हैं कि आपके पास कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है, सामुदायिक सरकार भी, आप उसे भी चुन सकते हो। ठीक है, इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे जैसे मसलों पर सॉरी, जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था। ठीक है, मैंने मसालों पढ़ दिया, बताओ। मसले पर फैसले लेने का अधिकार था किसको, सामुदायिक सरकार को। पूछ सकते हैं मतलब कि जो भी सोशल कुछ भी होगा वो सामुदायिक सरकार सुलझाएगी। सुलझा सकती है, शिक्षा भी सुलझा सकती है, भाषा के लेवल पर भी सुलझा सकती है, वो सामुदायिक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी काम कर सकती है। ठीक है, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल सा लगता है, निश्चित रूप से जटिल है, क्योंकि खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों को भी ये लगता है। मतलब फिर तो लोग कंफ्यूज हो गए ना, हम किस तरफ जाएं। एक और आ नहीं पाएगा, किसी ने ज्यादा सुन लिया। बहुत सारे लोगों के बीच में भी सिनेरियोस चल रहे थे, हम वो देखेंगे। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। पर यहाँ पे लोग, ये सुनने में बहुत ज्यादा अटपटा लगता है, पर यहाँ लोग बहुत आराम से रहे। क्यों, क्योंकि अब लोगों की मर्जी है, साझेदारी है। ठीक है, इस मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध तो यहाँ पर बेल्जियम पर हो ही सकता था, क्योंकि यहाँ पर वो दो हिस्सों में बट गया था। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स में उसका मुख्यालय चुन लिया गया। समझ आया, बेल्जियम। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं। आंसर क्या है, आंसर देखने में इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे हमसे पुट करे हैं, मैं लाओ से रेड मार्क से कर दूं ताकि हमें पता लग जाए। ये रहा जी क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज दिस। देखिए, दोनों ही देशों में लोकतंत्र है। ठीक है, फिर भी सत्ता की साझेदारी पर अलग अलग तरीके से सवाल उठता है। ठीक है, दोनों ही, देखो मैं पढ़ती हूँ जो मैं मार्क कर रही थी ना, हाँ, दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश करी। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावना का आदर करने पर ही एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों पर सत्ता की साझेदारी
पर सहमत हुए। श्रीलंका में इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया और हमें ये पता लगा कि श्रीलंका में क्या देखने को हमें मिली, सिविल वॉर देखने को मिली। बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने में, सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करते हैं और इससे देश के अंदर एकता पर बहुत बड़ा संकट हमें देखने को मिलता है। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ बेल्जियम में नहीं हुआ। समझ आया? अब हम यहां पढ़ेंगे बेल्जियम अकोमोडेशन इन इंग्लिश। आइए, ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम लीडर्स ने एक अलग पाथ निकाला। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस। उन्होंने क्या एग्जिस्टेंस निकाला? रीजनल डिफरेंस निकाला। एंड कल्चर डाइवर्सिटीज, और कल्चर डाइवर्सिटीज को ध्यान में रखा। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times। उन्होंने 4 बार इसको अमेंड करा। so as to work out an arrangement that would be enable to everyone to live in countries and with the same country, कि उनको साथ में जो रहने वाले लोग हैं सेम कंट्रीज में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वो लोग क्या लेके आए? बेल्जियम मॉडल लेके आए। क्या लेके आए? बेल्जियम मॉडल लेके आए। सिविल वॉर क्या था? अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओपोजिंग ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के बीच में ज्यादा लड़ाई हो जाना। ठीक है, एक ऐसा अग्रेसिव युद्ध टाइप का, वॉर टाइप का हो जाना जो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए, जो वॉर जैसा दिखे, जो वॉर जैसा सिर्फ दिखे, वॉर नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल पार्ट। की डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या होंगे? सेंट्रल में इक्वल रहेंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर, कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर करेगा। सपोर्ट मेजोरिटी ऑफ मेंबर को फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, किसी भी सिंगल कम्युनिटी को डिसीजन, यूनिलेटरल डिसीजन लेने का मौका ना मिले, ताकि एक तरफा डिसीजन किसी को भी ना लगे कि हमारे साथ लिया गया। मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन स्टेट टू द गवर्नमेंट, उनको दी गई, ऑफ 2 regions ऑफ द कंट्री, 2 regions ऑफ द कंट्री के। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट, उनको सबॉर्डिनेट नहीं दिखाया गया एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्होंने इक्वल कर दिया ना, ताकि उनको ना लगे कि हमारे को ज्यादा कम मिले हैं या फिर उनको ज्यादा मिले। ठीक है, ब्रूसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रूसल्स के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, इन विच जहां पर बोथ कम्युनिटीज हैव अ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे दोनों कम्युनिटीज के लिए क्या रखा गया बेटा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था ब्रूसल्स में, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड, क्योंकि डच लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कहां पर? सेंटर पर। ठीक है, एक्सेप्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे तरीके की गवर्नमेंट और थी वहां पे ब्रूसल्स में, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें कि ब्रूसल्स में कितने तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी, तो कितने तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी बेटा? 3 तरीके की। एक थी सेंटर, एक थी स्टेट और एक थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, वो एक लोगों के लैंग्वेज के थ्रू इलेक्ट करी गई, दैट इज द डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर कि वहां पे अब कौन रहता है, क्या रहता है, जिसको जाना है जिसको नहीं जाना वहां जा सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज, इस गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को क्या कर सके? सॉल्व आउट कर सके। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल कॉम्प्लिकेटेड, आपको ये देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। पर एक टाइम बाद जाकर ये अरेंजमेंट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी कि वहां पर सिविल वॉर नहीं हुई। दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक सिफायर बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटीज। वही मैं बता रही हूँ कि ये इस मॉडल ने हेल्प आउट करा कि सिविल वॉर ना हो। 2 पॉसिबल डिवीजन हो सकते थे वहां पर। ठीक है, डच और फ्रेंच के लिए। ठीक है, जहां पर लड़ाई हो देखने को मिल सकती थी। व्हेन, एक सेकंड रुकना। व्हेन मेनी कंट्रीज, गिव मी अ सेकंड। When many countries Europe came together to form a European Union, Brussels was chosen the headquarter। तो यूरोपियन यूनियन ने किसको हेडक्वार्टर चुना? ब्रूसल्स को हेडक्वार्टर चुना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठा रहे हैं और ये पूछते हैं, तो ये आपका पूरा एज इट इज क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
जो इन्होंने बोला, ठीक है, ये, और ये पूरा इसका एज इट इज आंसर रहेगा, बस आपको इसको पॉइंटर्स में लिखना है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, बस मुझको उसको साइलेंट पे डालने दो। चलिए, तो ये होता है हमारा यहाँ पे फिनिश्ड। नाउ अब देखते हैं वाई पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। मेरा हाइलाइटर ऐसा बर्बाद सा हो गया। पहले हम एक बार आते हैं, एक तरफ नोट्स पे नजर डालते हैं, ऊपर आ जाइए। अभी हमने श्रीलंका पढ़ा था ना, अब हमने बेल्जियम के 2 क्वेश्चन छोड़ देते, पहले हम बेल्जियम के 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। डिस्क्राइब द पाथ ऑफ अकोमोडेशन अडॉप्टेड इन बेल्जियम, और क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे ये भी आपको बताना। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, इफेक्ट, ठीक है। द बेल्जियम लीडर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस, कल्चर डाइवर्सिटी, दे अडॉप्टेड द अकोमोडेशन। उन्होंने इसलिए क्या कोशिश करी कि हम क्या बनाएंगे, अकोमोडेशन करेंगे। 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स, 4 बार अमेंड करा गया। सो एज इट टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट वुड अनेबल एवरीवन, जो सबके लिए बिल्कुल सेम रहा, कंट्री में साथ रहने लायक। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इक्वल नंबर ऑफ डच, जहां पर इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच बिल्कुल सेम रहे, स्पीकिंग मिनिस्टर सेम रहे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो सिंगल कम्युनिटी मेजोरिटी, कोई भी सिंगल कम्युनिटी मेजोरिटी वहां पर नहीं रही। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट सेंट्रल के अधीन नहीं था, ठीक है। इसके अलावा वहां पर एक सेपरेट गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिली, साइलेंट करो, सेपरेट गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिली, जो कहां थी, ब्रूसल्स में। जो कौन सी गवर्नमेंट थी बेटा, बताओ। थर्ड टायर गवर्नमेंट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर एक लैंग्वेज के लोग बिलोंग्स कर सकते थे। कौन कौन से, डच, फ्रेंच और जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं भी रहते हो, ठीक है। इट वर्कड सो वेल, ताकि वहां पे सिविल स्टफायर नहीं हो, मतलब सिविल वॉर ना हो कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है, समझ आया। अब हम पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। चलिए, अब हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या है और ये कैसे चल रही थी, अभी हम वो देखेंगे। इस प्रकार, मैं मार्क ले लेती हूँ, यस। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व के लिए अच्छा है। तो वो ये बता रहे हैं कि हाँ, सत्ता की साझेदारी अच्छी हो सकती है, पर अगर आप सही तरीके से उसे क्या करो, कैरी फॉरवर्ड करो, आगे के लिए ध्यान रखो, ठीक है। बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये अखंडता, मतलब आपकी चीजों को खराब कर सकता है, और आने वाली सरकार के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। बहुसंख्यक का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही
अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं कर सकता, अक्सर ये बहुसंख्यक के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अक्सर ये देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी जो भी हो, अगर अपनी पॉलिटिकल नीड्स को कोई भी हिस्सा, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी, वो थोप रहा है, तो ये क्या है, नुकसानदायक है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता का बंटवारा मतलब पावर को डिवाइड करना लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल एक लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो आप क्या लिखोगे, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, डेमोक्रेसी की सोल है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी ढहरे से रहें। ढहरे से मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सभी तरीके के लोग रहते हैं, तो हमें पावर्स को शेयर करना जरूरी है। बट पावर्स को शेयर करना एक तरफा जरूरी नहीं है, पावर्स को हमें इक्वली शेयर करना चाहिए, ताकि आगे जाकर जैसे श्रीलंका में हुआ वैसा बेल्जियम ने उसको देखकर उसकी चीजों को नहीं एक्सेप्ट करा, मतलब वैसा कुछ उन्होंने नहीं करा, उन्होंने उसका अकोमोडेट करा, मतलब उसके लिए अलग तरीके से बेल्जियम मॉडल लेके आए। तो हमें सत्ता की साझेदारी में क्या समझने की जरूरत है कि हमें पावर्स को हमेशा अच्छे से बांटना चाहिए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह के शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, मतलब हर तरीके का माध्यमिक तौर पर व्यक्ति किससे जुड़े, शासन व्यवस्था से जुड़े। इन दोनों तर्कों में से एक को हम युक्ति परक और दूसरे को नैतिक परक कह सकते हैं। युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभकारी परिमाणों पर जोर देता है, जबकि नैतिक वाला सत्ता के बंटवारे को महत्वपूर्ण रूप से देखता है। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये पढ़ना, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ना, ठीक है। खलील की उलझन, भैया ये रीड करना, ये सिर्फ एक पैराग्राफ टाइप का, इसे पढ़ोगे तो मुझे बताओगे आप लोग। सत्ता की साझेदारी के रूप, क्या क्या रूप हो सकते हैं, फिर हम वो देखेंगे। बेसिकली ये पॉइंटर्स में है, ये हमें पढ़ना जरूरी है, ये आता है, ठीक है। अब देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों है पावर शेयरिंग डिजायरेबल, हमें ये देखना जरूरी है। थस टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस कैन बी इन गिवन फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग। फर्स्ट हमें क्या देखना है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जहां पर आपके सोशल ग्रुप्स के बीच में बहस ना हो, उसके लिए हमें देखने को मिलता है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट, जो भी सोशल कन्फ्लिक्ट होते हैं, ऑफन लीड टू द वायलेंस, अक्सर वो किसे प्रमोट करते हैं बेटा, क्या रूप ले लेते हैं, वायलेंस का रूप ले लेते हैं, प्रमोटिंग इंस्टेबिलिटी, और इसके साथ साथ वो क्या हमें दिखाते हैं, इंस्टेबिलिटी भी दिखाते हैं। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे, पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है टू इंश्योर स्टेबिलिटी, कि आप स्टेबिलिटी लाए कहां पर, पॉलिटिकल ऑर्डर्स के अंदर। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, ये ऑप्शन अच्छा है। अगर आप एक ही कम्युनिटी के लिए, मेजोरिटी के लिए ही पावर शेयर को दिखाओ, तो ये ऑप्शन शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे श्रीलंका में हुआ, पर बाद में जाके ये ऑप्शन आने वाली चीजों के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, मतलब बेकार हमें देखने के लिए मिलेगा। ट्राइनी द मेजोरिटी, इट इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव ऑफ द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको माइनॉरिटीज पर ही इसका बेकार रूप देखने को मिलेगा, नहीं बेटा, इसका मेजोरिटी पर भी देखने को बेकार रूप मिलेगा। Now the first point is this, आपको ये लिखना है, आपको ये पढ़ना है, समझना है और ऐसे ही लिखना है। Now the second point is that there is the second deeper reason, एक और अच्छा रीजन है why power sharing is a good for the democracies, क्यों जरूरी है। Power sharing is a spirit of democracy, soul, ये एक spirit है डेमोक्रेसी की। a spirit, कैसे स्पिरिट है अभी हम वो देखेंगे। ये आपको कभी कभी ना गिव रीजन में दे देते हैं और बोलते हैं कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अब इस पर अपने ओपिनियन बताओ, ठीक है, तो वो देखने को आपको मिलता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद दोज इफेक्ट बाय एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइजेस के थ्रू देखने को मिलेंगे। who have to live with effects, जो अपने इफेक्ट्स को देखने को बताता है। people have right to be consulted on how they are be governed, कि कैसे उन्हें गवर्न किया जा सकता है। the legitimate government one where
वन वेयर द सिटीजन्स थ्रू द पार्टिसिपेशन स्टेक इन द सिस्टम, कि कैसे एक दूसरी सिस्टम के अंदर एक लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट दूसरे को एक्वायर करती है। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से पावर को क्या करें, शेयर करें। ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, कैसे जरूरी हो जाता है, लेट्स रिकॉल द फर्स्ट रीजन। पहले रीजन को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पहला रीजन आपका प्रूडेंशियल है और सेकंड रीजन आपका क्या है, मॉरल है। वाइल द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस पावर शेयरिंग लाता है बेटर आउटकम्स, अच्छा आउटकम्स के लिए। मॉरल रीजन आपका आपकी वैल्यूज के लिए लाता है, कि हमारी ये भी वैल्यू है कि हम सही तरीके से काम करें ताकि हम सही तरीके से चीजों को समझ पाए और देख पाए। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा खलील्स डिलेमा। ये पढ़ेंगे और अभी आप मुझे बताएंगे। पढ़िए, से रीड कीजिए। आई गिव यू द 5 मिनट्स। पहले आप इसका एक ओवरलुक ले लीजिए, फिर आप मुझे बताइए। चलिए देखिए, तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये वाला आपको रीड करना है। आई नो दिस इज द लार्ज पेज, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है। तो आप ये क्या काम करोगे, आप इसे पढ़ के आओगे और मुझे बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और हम इसे पढ़ेंगे। ये क्योंकि लास्ट पेज है, लास्ट टॉपिक है, तो हम इसे करेंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश से इसके बता देती हूँ कि हमें कैसे कैसे देखना है। ये देखिए, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? दो रीजंस की वजह से, जो मैंने भी बताया। पहला है आपका प्रूडेंशियल और दूसरा क्या है आपका मॉरल। क्या है आपका मॉरल। पहले में देखो क्या मिलता है, इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट को खत्म करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में। पावर शेयरिंग इज गुड, ये क्या है, अच्छा है। टू वे, क्यों अच्छा है, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है। और ये अच्छा इसलिए है, इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर आउटकम, क्योंकि पावर शेयर करने से आपको अच्छे आउटकम्स देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया के अंदर आपको देखने को मिला, इन इंडिया हिंदी एज नॉट इम्पोज ऑन द साउथ स्टेट। हिंदी हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को हमें मिलती है, बट साउथ इंडिया के अंदर हमने वहां पर ऐसा कुछ नहीं रखा, हमने पावर्स को शेयर करा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका मोरल वे। पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है, स्पिरिट है। पावर शेयरिंग इन्वॉल्व डेमोक्रेटिक रूल, जहां पे डेमोक्रेटिक रूल देखने को मिलते हैं। इट प्रोवाइड लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट। लेजिटिमेटेड का मतलब होता है लॉ मेकिंग। ये क्या दिखाता है आपको, लॉ मेकिंग गवर्नमेंट दिखाता है। इट स्ट्रेस वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग, जहां ये पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन हमें देखने को मिलता है SC STs का स्टेट असेंबलीज में। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। इससे हम यही सब चीजें देखेंगे। जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचा वो पूरा इस पे डिपेंडेंट है। डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर। ठीक है, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। बेसिकली हॉरिजॉन्टल पावर और वर्टिकल पावर आपकी क्या है, हमें वो देखना है। तो हॉरिजॉन्टल पावर के बारे में पहले पढ़ेंगे। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग ऑर्गन्स में बटी होती है, जैसा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल पावर, इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। मतलब हम देख रहे हैं ना, पे अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव क्या करती है बेटा, कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानून को इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी क्या काम करती है, उसे चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है। इट इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ये हमें इंश्योर करती है कि किसी के भी पास क्या नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। मतलब सब क्या है, बेसिकली एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट भी ना हो तो कहीं ना कहीं सबके पास लिमिटेड पावर है।
सबको पूरी तरीके से अनलिमिटेड पावर या फुल प्रिविलेज पावर किसी को भी नहीं मिला है इन तीनों ही टर्म में से। ईच ऑर्गन इज कॉल्ड, ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर एक ऑर्गन दूसरों को चेक करता है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसी को ही हम सिस्टम, क्या कौन सा सिस्टम कहते हैं? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकल। वर्टिकल पावर इज शेयर अमंग द गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। रीजनल गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल, अलग अलग तरीके से। जैसे बेल्जियम इंडिया के अंदर हमें देखने को मिला, दैट इज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जहां पावर क्या है? फेडरली डिवाइड है, ठीक है। इट इंश्योर दैट ईच गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये हमें बताता है कि हर एक गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करेगी, उसके खुद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये उस पे काम करती है। इन दिस पावर इज डिवाइडेड हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर क्या है? हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है। यहाँ तो हमारे भैया नोट्स खत्म। मैंने आपको प्रॉपर नोट से बता दिया, जो जो क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही याद करने, यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही सब तरीके से पूछा जाता है। अब मैं आपको हिंदी में बता दूं, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। ये ही आखिरी टॉपिक है और इंग्लिश में भी यही आखिरी टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड है, ठीक है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसकी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार हमारे सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसला लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने और लागू करना संभव नहीं होगा। अगर कोई इमीडिएट हमें फैसला लेना पड़ा तो हम वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, एक बेसिक फंडामेंटल है कि जनता की सारी शक्तियों का स्रोत है, जनता ही हमारी सारी शक्तियों को देता है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जा सके। मतलब हमें देखना है कि कितने लोग ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदार बनते हैं आपके सत्ता के शासन में। मतलब आपको देखना है ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें आपकी सत्ता में। तो वो कहाँ होगा बेटा, कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है, एक तरफा पार्टी में कभी नहीं होगा। अगर एक तरफा पार्टी में होता तो अभी हमने श्रीलंका का इफेक्ट देखा, जहां पर सिविल वॉर हुई। और वो सिविल वॉर कब एंड हुई मेरे बेटा? वो तब हुई है आपका 2009 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने सत्ता की कुछ साझेदारी के अलग अलग पॉइंटर्स यहाँ इन्होंने निकाले, इन्होंने खुद निकाल रखे हैं। तो इन्होंने 4 पॉइंटर निकाल रखे हैं, दैट्स इट। उसके बाद यस, तो ये 4 पॉइंटर्स पढ़ेंगे एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। और ये बैक एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। नहीं समझ में आएगी तो मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक है। अब मैं यहीं पर इसको सेम चीज को इंग्लिश में बताती हूँ, ठीक है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जहां अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर हमें देखने को मिलती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट all the power of government must reside in one power or group person located at one place। हमें एक टाइम बाद हमें ये देखने को भी मिल सकता है कि कैसे हम एक ही इंसान या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथों में, एक सिंगल ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथों में हम अपनी पावर्स को दे सकते हैं। तो ये भी क्या होगा? बहुत ज्यादा बेकार होगा। क्योंकि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, अभी मैंने आपको बताया, अभी पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है उसी के बारे में हम देख रहे हैं। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर डिसाइड टू डिस्पर्स, अगर पावर को डिसाइड किया जाएगा कि हम डिस्पर्स कर रहे हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक अ क्विक डिसीजन। तो क्विक डिसीजन हम बिल्कुल भी जल्दी से जल्दी नहीं ले पाएंगे। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। पर सत्ता की साझेदारी अगर
सही तरीके से करा जाए। किस में सही तरीके से हो सकती है बेटा? वो हो सकती है आपकी डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी के अंदर सत्ता की साझेदारी सही तरीके से हो रही है तब हम चीजों को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और वंस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। जहां हम देखते हैं कि कौन है इसका बेसिक प्रिंसिपल, वो है हमारा, बताओ कौन है? पॉलिटिकल पावर का बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पीपल, लोग, क्योंकि लोगों से ही डेमोक्रेसी बनती है। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स, खुद के लिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट इज अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पर आप सभी लोगों को डाइवर्सली उनके व्यूज को, सोसाइटीज को एक्सेप्ट करो इन द गवर्नमेंट या फिर इन डेमोक्रेसी। एवरीवन हैज अ वॉइस टू शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज। हर किसी की अपनी खुद की वॉइस होती है जहां पर वो पब्लिक की पॉलिसीज को शेप आउट कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग मेनी सिटीजन, जहां पर अलग अलग सिटीजन के हाथों में दी जानी चाहिए। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर अब हम यही सब चीजों को देखने वाले हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने अभी बताया हिंदी में कि इसके 4 पॉइंटर्स हैं, हम उन 4 पॉइंटर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। और ये बैक एक्सरसाइज आप साथ साथ करके दिखाओगे और मुझे बताओगे कि आपको क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया। आप एक्सरसाइज घर से फिल आउट कीजिए, अगर नहीं पता लगेगा तो आप मुझे बताइए, मैं बैक एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट पार्ट में फिर फिनिश कराऊंगी। चलिए अब मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका पॉइंटर 1। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है, जहां पर हमें क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये रहा, इन ऑर्गन्स को क्या करना है? हमें सेट आउट करना है। ठीक है, इससे हम सत्ता के क्षैतिज वितरण, इसे हम क्षैतिज वितरण कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बेटे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पावर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, मतलब हर अंग एक दूसरे को देखता है, चेक करता है, जस्टिफाई करता है चीजों को। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन क्या रहता है? बना रहता है। लोकतंत्र संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में हमने देखा था ये सब कुछ के बारे में। कार्यपालिका का क्या काम है? संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को युक्त करती है। मतलब बेसिकली यहाँ पर सिर्फ यही है। ये हमें क्या काम दिखाता है? नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस का काम दिखाता है। ये रहा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रहा, आपको क्या मार्क करना है? पावर अलाउ बिकॉज डिफरेंट ऑर्गन्स प्लेस्ड एट डिफरेंट सेम लेवल टू एग्जीक्यूट पावर। ये हमें अनलिमिटेड पावर से भी रोकता है। मतलब बेसिकली पावर सेपरेट हो गई ना, तो लिमिट की ही पावर है सबके पास, अनलिमिटेड पावर नहीं है। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? दिस इज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये किस चीज का सिस्टम है? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हमें देखने को मिलता ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पर हमें देखने को मिलता है। अ जर्नल गवर्नमेंट फॉर इंटायर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्टेट प्रोविंस एंड रीजनल। तो बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलती है? आपके गवर्नमेंट लेवल, रीजनल लेवल पर देखने को मिलती है। बेसिकली ये कैसा है बेटा? ये ऐसा सिस्टम है जहां हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐसे सिस्टम देखने को मिलेगा जहां पे आपकी रीजनल गवर्नमेंट आ गई, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ गई, फिर आपकी सेंटर गवर्नमेंट आ गई। तो ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा सिस्टम है? आपका फेडरल सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का हम देखते हैं। द गवर्नमेंट एज द प्रोविंशियल रीजनली कॉल्ड द डिफरेंट। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए हम एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। मतलब ये वही बता रहे हैं, जो एक प्रांत के हिसाब से अलग अलग सरकार हमें देखने को मिलती है, एक स्टेट के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग देखने को मिलती है, और एक फिर हमें किस लेवल पर देखने को मिलती है? एक हमें देखने को मिलती है आपके पूरे बड़े लेवल पर, कंट्री के लेवल पर हमें देखने को मिलती है। भारत में हम इन्हीं राज्य
को भारत के अंदर हम इसी को राज्य सरकार भी कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, कई देशों में अलग अलग क्षेत्रीय और प्रांतीय सरकार भी नहीं है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान से ये बात स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्रीय राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में भी तो यही काम हुआ, पर श्रीलंका में ऐसा काम नहीं हुआ। राज्य सरकार से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगर पालिका और पंचायतों की ऐसी ही इकाई है। उच्च स्तर निम्न स्तर सरकारों के बीच में सत्ता की साझेदारी हुई, सत्ता को बांटा गया और इसी को ही हम ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से भी जानते हैं। इन इंडिया वी कॉल द स्टेट गवर्नमेंट, हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज में ये नहीं फॉलो किया जाता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर where there are different levels of government, जैसे कि हमारे साथ है, वहां पर वो ये बात बहुत बेहतर जानते हैं। The constitution clearly lays down the power of different level, जहां पर पावर क्या है अलग अलग लेवल्स पर हमें देखने को मिलती है। This was डिड इन द बेल्जियम, ऐसा ही कुछ कहाँ देखने को हमें मिला था, बेल्जियम में देखने को मिला था। बट ऐसा कुछ हमें कहाँ देखने को नहीं मिला, बताइए हमें ऐसा कुछ कहाँ देखने को नहीं मिला, हमें श्रीलंका में देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो यही हमें दिखाता है। और ये कैसा है, और हमारे यहाँ पर सबसे लोकल लेवल पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, पंचायत देखने को मिलता है, जो ये लोग बता भी रहे हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। ये हमारा क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक और ग्रुप है जो हमारा किसके बारे में दिखाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में दिखाता है। जैसे बेल्जियम इसका सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो भी हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में अभी आप देखोगे। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स है वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर सोशल वीकर सेक्शन या फिर जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ हमें देखने को मिलता है, आपका लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। लास्ट ईयर हमने ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में देखा था। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन्ड टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, उनके बारे में हमें देखने को मिलेगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटीज कम्युनिटी, जहां पर हमें माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को जब हम ये देते हैं, ये बात उन्हें समझाते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी बेसिकली या कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां हमें उन्हें ये फील कराते हैं ऐसे स्थिति में कि आपके लिए भी काम किया जा रहा है, आपको निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब नाउ हिंदी में देखते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषीय और धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश के प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था में देखा था, रिजर्वेशन वाली पॉलिसी में देखा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासनिक, विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, जहां कानून बनता है, अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक समुदाय भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी में रहता है। सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों को हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन ग्रुप के रूप में भी देख सकते हैं। मतलब हम किसके रूप में देख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉपर तरीके से रूप में भी हम देख सकते हैं, जो कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं पावर में रह रहे लोगों को। जैसे आज के टाइम में हमारे यहाँ पे बजरंग दल आप नाम सुनते हैं। इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव मस्ट फ्रीडम टू चूज वेरियस कंटेंडेंट्स फॉर देयर पावर। डेमोक्रेसी के अंदर लोग बागों को प्रॉपर तरीके से आजादी है, फ्रीडम है कि वो अपने कंटेंडर्स को क्या कर सके बेटा, चुन सके। इन दिस
In contemporary democracy, this take the form of competition among different parties. Such competition ensure that power does not remain in one hand. यही हमें दिखाता है कि पावर किसी एक के हाथों में नहीं है. In the long run, अगर हम लॉन्ग रन की बात देखें, अगर हम लॉन्ग रन की चीजों को देखें, ठीक है, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जो अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजीज को देखता है, सोशल ग्रुप्स को देखता है. सम टाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी डायरेक्ट भी हो सकता है, कभी दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर भी काम कर सकती हैं. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर अलायंस इलेक्टेड है, दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट, तो क्या बना सकती है, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब मिली जुली सरकार बना सकती हैं या फिर पावर को शेयर कर सकती हैं. इन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में फाइंड करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स को, जहां पर हम हमारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज या फार्मर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी देखते हैं. दे विल ऑल्सो शेयर द गवर्नमेंट पावर, वो भी हमारे गवर्नमेंट पावर्स को शेयर करते हैं. आइदर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज, चाहे वो गवर्नमेंटल कमिटीज के अंदर अपनी पावर्स को देखेंगे, ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या फिर वो इन्फ्लुएंस करें बड़ी बड़े लेवल पर. और इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम आगे देखेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने भी आपको बताया, भागीदारी की कितने हिस्से नहीं है, ये सब कुछ आपका इसी चैप्टर के लास्ट वाले कंटेंट पर आपको देखने को मिलेगा, जो ये रहा. इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंटर निकाल के एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको और भी अच्छे बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, इतना आपको समझ में आया. ये मैं अब आपको यहाँ पे फिनिश करा चुकी हूँ दोनों ही लेवल्स पर, मतलब हिंदी पर भी, इंग्लिश पर भी, प्लस क्वेश्चन आंसर्स पर भी. ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है. मैंने एक एक चीज समझा दी है, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताएंगे, और इसकी बैक एक्सरसाइज फिल करके आप लोग मुझे सबमिट करेंगे. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के साथ. कौन से पार्ट में? नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्लास में. चलिए, बाय बाय.